The House of Fame. Introduction of the poem. It is a Middle English poem by Geoffrey Chaucer, probably written between 1374 and 1385, making it one of his early works. It was most likely written after the Book of Duchess, but its chronological relation to the Chaucer's other early poems are uncertain. The House of Fame is over 2005 lines long in three books and takes the form of a dream vision composed in octosyllabic couplet. Upon falling asleep, the poet finds himself in a glass temple adorned with famous images and their deeds. When an eagle as a guide, he meditates on the nature of fame and the trustworthiness of the recorded renown. This allows Chaucer to contemplate the role of the poet in reporting the lives of the famous and how much truth there is in what can be told. हाउस ऑफ फेम चासर की दूसरी पोम में शुमार किया जाता है द बुक ऑफ डचेस के बाद। बुक ऑफ डचेस के बाद ये दूसरी पोम है जो 1374 से लेकर 1385 तक लिखी गई। ये भी बुक ऑफ डचेस की तरह ही है, जैसे कि उसमें ड्रीम विजन था और इसमें भी ड्रीम विजन ही है, और इसको भी क्रोनोलॉजिकल रिलेशन में अनसर्टेन फॉर्म ही में रखा गया है, जैसे कि चौसर की दूसरी फॉर्म्स को रखा गया है। हाउस ऑफ फेम में 2005 लाइन्स हैं जो 3 किताबों पे मुश्तमिल है, जिसमें ड्रीम विजन है जो ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट में तैयार की गई है। ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट क्या है? ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट वो होता है जिसमें 2 आइम्स हो या 2 सिलेबल हो, और 2 सिलेबल में से एक सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड होता है और दूसरा सिलेबल जो है उसका स्ट्रेस नहीं होता है। सो व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल मींस पार्ट ऑफ अ वर्ड। पार्ट ऑफ अ वर्ड में जैसे कि पहला वाला जो है इसमें स्ट्रेस है, जिसमें स्ट्रेस दिया जाता है, और दूसरे में स्ट्रेस नहीं दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि वाट, 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 इसमें जो सिलेबल है इस पहले में जो है वो स्ट्रेस दिया जाता है और दूसरे में स्ट्रेस नहीं दिया जाता। इसको ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट बोलते हैं। जब पोएट जो है उसको गहरी नींद आ जाती है और पोएट अपने आप को ख्वाब में देखता है कि वो शीशे के गिरजाघर में है और वो मशहूर तस्वीरों की इबादत कर रहा है और उनके कामों की इबादत कर रहा है, तो उसको वहां पे एक ईगल आता है। एक ईगल चिड़िया की तरह होता है, मतलब चिड़िया से बड़ा होता है, तो वो उसको वहां पे आ जाता है, जिसको हम बाज बोलते हैं। वो वहां पे आ जाता है और वो इसका गाइड बन जाता है, इसको रास्ता दिखाता है। वो सोच रहा होता है नेचर ऑफ फेम पे और उसके ट्रस्ट वर्दीनेस को रिकॉर्ड कर रहा होता है और उसको मशहूर भी कर रहा होता है। यहाँ पे रिन्यूअन का मतलब होता है मशहूर करना। और ये चासर को सोच में गिरफ्तार कर रहा था कि उसका एज अ पॉइंट क्या रोल है। वो फेमस चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था, उनकी रिपोर्टिंग कर रही थी कि जितना सच यहाँ है या जितना सच यहाँ पे दिखाया गया है, क्या उतना सच यहाँ है। Synopsis of the poem. The work begins with a poem in which Chaucer
Chaucer speculates on the nature and causes of dreams. He claims that he will tell his audiences about his wonderful dream in full. Chaucer then writes an invocation to the god of sleep, asking that no one misjudge the meaning of his dream, whether they are out of ignorance or spite. The book, the first book, begins on the night of 10th of December. Chaucer has a dream in which he is inside a temple which is made of glass, filled with beautiful arts and shows of wealth. After seeing an image of Venus, Vulcan, and Cupid, he deduces that it is a temple of Venus. Chaucer explores the temple until he finds a brass tablet recounting the Aeneid. नज़्म की समरी सिनोप्सिस समरी को बोलते हैं। तो इसका काम जो है इस पोम के साथ शुरू हो जाता है जब चॉसर क्या करता है कि वो सोच रहा होता है नेचर पे, और उसी नेचर पे सोचने के बाद उसको नींद आ जाती है और वो ख्वाब में गिरफ्तार हो जाता है। चॉसर ये मुतालबा करता है कि वो अपने ऑडियंसेस को इस वंडरफुल ड्रीम के बारे में बताएगा बहुत बड़ी डिटेल के साथ या तफसीलात के साथ या तफसील के साथ। चॉसर अपने खुदा को दुआ करता है, और किस खुदा को दुआ करता है? वो सोने वाले खुदा से दुआ करता है कि कोई भी उसके ख्वाब के मतलब को मिसगाइड ना करे, वेदर वो इग्नोरेंस में हूं या हसद में हूं। पहली किताब शुरू होती है दिसंबर की 10 तारीख को रात में चॉसर को ख्वाब आता है जिसमें वो शीशे के चर्च या शीशे के गिरजाघर के अंदर होता है, यानी कि वो वाला चर्च जो शीशे से बना हुआ होता है। उसके अंदर खूबसूरत तस्वीरें होती हैं, आर्ट का मतलब यहाँ पे तस्वीरें, और वो दौलत दिखा रही होती है। जब चॉसर वेनस, वल्कैन और क्यूपिड की तस्वीर को देख रहा होता है तो वो ये आमादा हो जाता है कि ये वेनस का टेम्पल है। चॉसर एक्सप्लोर करता है टेम्पल को, और जब तक न उसको टैबलेट यानी कि पित्तल की तख्ती मिल जाती है जिस पे एनिड के बारे में लिखा हुआ होता है। Chaucer goes into much further detail during the story of Enid's betrayal of Dido, after which he lists other women in Greek mythology who were betrayed by their lovers and which leads to their death. He gives the example of the story of Demophon of Athens and Phyllis and Achilles and Brasida and Paris and Aninon and Jackson and Sicily and later Medea and Hercules and Deianira and finally Theseus and Ariadne. This prefigures his interest in wrong women in the Legion of Good Women, writes in the mid-1380s, which depict various women of Greek mythology, including Dido, Medea, and Ariadne. Chaucer finishes recounting the Aeneid
from, from the brass tablet and then decide to go to outside to see if he can find anyone who can tell him where he is. He finds that outside the temple is a featureless field and prays to Christ to save him from hallucination and illusion. He looks up to the sky and sees a golden eagle that begins to descend towards him and mocking that of the first book. चासर यहाँ पे डिटेल बोलता है जब वो एनिड की बेट्रियल यानी डीडो और एनिड की बेट्रियल के बारे में पढ़ता है। तो बेट्रियल मीन्स धोखा, एनिड ने जो डीडो को धोखा दिया था उसके बारे में पढ़ रहा होता है, उसकी डिटेल बोलता है। और उसके बाद वो बहुत सारे ग्रीक मिथोलॉजी वुमेन को जो है लिस्ट कर रहा होता है, यानी उनकी फहरिस्त तैयार कर रहा होता है जो अपने लवर्स से धोखा खा चुकी थी और उसके बाद जो मौत उनका नसीब बन चुकी थी, यानी कि वो मर चुकी थी। उसने एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत सारे स्टोरीज की दी जिसमें डेमोफाउन ऑफ एथेंस था, पालिस था, अक्लीज था, ब्रेसिडा था, पेरिस था, इनॉन था, जैक्सन था, सिपली था और लेटर बाद में जो उसने एग्जांपल दी वो थी मेडिया और हरक्यूल्स और डायनेरा और फाइनली उसने थीब्स और एरिडनी की दी। तो इस काफ़ी सारे टफ जो है वो यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये लेटिन और ग्रीक से लिए गए हैं। तो इस तरह से इसकी जो मतलब हमें नज़र आई, जो हम देखने को मिला इससे कि उसका जो इंटरेस्ट है वो रॉन्ग वुमेन की तरफ है, यानी कि वो रॉन्ग वुमेन को जो है यहाँ पे बयान करना चाहता है और ऐसा दिखाई दे रहा है। या उनकी तरफ उसका इशारा है। यहाँ पे प्रीफिगर का मतलब होता है इशारा, तो ये जो है इशारा देता है, ये उसकी दिलचस्पी का इशारा देता है कि वो गलत जो है औरतों की दिलचस्पी लेता है। तो यहाँ पे जिसमें द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन जो मिड 1380s में लिखी गई है, जो ये बयान करती है बहुत सारे मिथोलॉजी ग्रीक मिथोलॉजी के औरतों को, जिसमें डीडो और मेडिया और एरेनी है, इन कैरेक्टरों को ये द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन जो है बयान करती है। ये भी इसकी एक फॉर्म है। तो पहली बुक यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जिसमें चासर जो है एनिड के बारे में पढ़ रहा होता है उस ब्रास टैबलेट से, और उसके बाद वो डिसाइड करता है, फैसला करता है कि वो बाहर जाए और ताकि उसको कोई आदमी मिल जाए और वो इसको ये कह सके कि वो कहाँ है। जब वो बाहर जाता है तो वो वहाँ पे फीचरलेस फील्ड देखता है। फीचरलेस फील्ड मीन्स उसको कुछ नज़र नहीं आता है, मतलब वो विदाउट फीचर्स होते हैं, उनकी कोई खसूसियत ही नहीं होती है, तो वो नज़र आता है। तो वो फिर से खुदा से दुआ करता है कि मुझे बचा इस हेलोसिनेशन। तो हेलोसिनेशन एंड इल्यूशन का मतलब है वहम, जो चीज़ सामने नज़र आ जाए हकीकत में वो सामने ना हो तो उसको हेलोसिनेशन बोलते हैं। जैसे कि ये आपने शेक्सपियर के प्लेज में हेलोसिनेशन देखा होगा शायद, अगर आपने पढ़ा हो। तो वो इससे बाहर आने की कोशिश करता है और अपने खुदा से दुआ करता है। वो फिर ऊपर आसमान की तरफ देखता है और देखता क्या है कि वहां से एक बाज आ रहा होता है और वो गोल्डन बाज होता है, सोने का बाज होता है जो इसकी तरफ हो रहा होता है। तो इस तरह से पहली किताब का खात्मा यहाँ पे हो जाता है। When the second book begins, Chaucer has attempted to play the swooping eagles, but is gone and lifted up into the sky. Chaucer feigns
and the eagle. Chaucer has attempted to play the swooping eagle, but is caught and lifted up into the sky. Chaucer pants, and the eagle rouses him by calling his name. The eagle explains that he is a sovereign Jew who seeks to reward Chaucer for his unrewarded devotion to Venus and Cupid by sending him to the titular house of the goddess Fame, who hears all that happens in the world. Chaucer is skeptical that Pym could possibly hear everything in the world, prompting the eagle to explain how such a thing happens. According to the eagle, the house of the Pym is the natural abode of sound. The concept of the natural abode was an explanation for how gravity functions. A stone dropped from any height will fall down to reach the ground, smoke will rise into the air, and river always leads to sea. Because sound is broken here, and this means that it is light, which means that it will rise upward, which means that its natural abode must be in heavens. दूसरी बुक शुरू हो जाती है। तो शुरुआत में इस बुक के चासर उड़ने की कोशिश करता है उस उड़ने वाले बाज से। स्वूपिंग का मतलब जो काफी ऊंचा उड़ता है, लेकिन वो आसमान में पकड़ा जाता है। आसमान में वो मीन्स ऊपर जा नहीं सकता है। और फिर होता ये है कि चांसर जो है मदहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ईगल उसको उकसा रहा होता है उसका नाम बुलाकर, या उसको जाग रहा होता है उसका नाम बुलाकर। जो ईगल है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि वो जो है वो जो का सर्वेंट है और वो चासर को तलाश कर रहा है। कौन? जो, कि वो उसको रिवार्ड दे। क्यों रिवार्ड दे? क्योंकि उसने जो वेनस है उसको जो है मतलब उसकी डिवोशन नहीं की है। मतलब उसका दिया हुआ जो रिवार्ड था, चासर ने वेनस और क्यूपिड ने जो चासर को रिवार्ड दिया था उसने उसको नहीं लिया, इसीलिए चासर को वो रिवार्ड देना चाहता है। और ये ईगल बोलता है कि मुझे टेट्यूलर हाउस ऑफ द गॉडेस फेम से भेजा गया है, जो सब कुछ देखता है, जो भी होता है दुनिया में वो सब कुछ देखता है। चांसर को यहाँ पे शक हुआ कि जो हाउस ऑफ फेम है वो मुमकिन तरीके से हर चीज को कैसे सुन सकता है दुनिया में। यानी कि ईगल को आमादा करते हुए उसको ये बताया कि आप ये बताइए कि ये सब कैसे होता है, राइट। तो यहाँ पे ईगल जो है वो बयान करता है कि हाउस ऑफ फेम जो है वो एक जगह है, एक कुदरती रहने की जगह है आवाज की। और जो नेचुरल अबाउट का कंसेप्ट है वो इस बात की दलील है कि ग्रेविटी जैसे फंक्शन करता है। उसको बोलता है कैसे ग्रेविटी फंक्शन करता है, जैसे एक स्टोन जो है ऊपर से नीचे गिरता है और वो फिर नीचे ग्राउंड पे पहुंच जाता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल उसको देता है कि जैसे स्मोक है, धुआं जो है वो हवा में उड़ जाता है, जैसे दरिया जो है वो समंदर में गिर जाता है। इसी तरह से साउंड जो है ये ब्रोकन एयर है, जिसका ये मतलब है ये काफी कम वजनी है, काफी हल्की है, जिसका ये मतलब है कि ये ऊपर जाती है, जिसका ये मतलब है कि इसका जो मतलब नेचुरल अबाउट है
वहां पे जाती है, which means that its natural abode must be in heaven। तो कहता है कि इसका जो मतलब इस आवाज का रहना जो है वो जन्नत में होना चाहिए, इसका ये मतलब है। The eagle gives further evidence of this by comparing the sound to a ripple. Later, the eagle offers to tell Chaucer more about the stars, but Chaucer declines, saying he is too old. They arrive at the foot of the heaven, or at the foot of the house of fame, at the beginning of the third book. And Chaucer describes what he sees. The house of the fame is built atop a massive rock that, upon the closer inspection, turns out to be ice inscribed with the names of the famous. He notices many other names written in the ice that had melted to the point of illegibility, and deduces that they melt because they were not in the shadow of the house of fame. Chaucer climbs the hill and sees the house of fame and thousands of mythological musicians still performing their music. He enters the palace itself and sees Fame, and describes her as having countless tongues, eyes, ears to represent the spoken, seen, heard aspect of Fame. She also has a partridge wing on her heels to represent the speed at which Fame can move. तो यहाँ पे जो है ये क्या करता है, ये इसको रिपल से जो है वो कंपेयर करता है। किसको? यानी कि जो ईगल इसको एविडेंस देता है साउंड की, उसको जो है वो लहर से कंपेयर करता है, उसकी मुशाबत लहर से करता है। उसके बाद ईगल जो है चासर को ये बोलता है कि आप स्टार्स के बारे में बोलो, लेकिन चासर यहाँ पे नहीं बोलता है और ये कहता है कि वो काफी बूढ़ा हो गया है। चासर जो है हाउस ऑफ फेम में पहुंच जाता है, पैदल पहुंच जाता है, बाई फुट वहां पे जाता है। उसके जो है दरवाजे पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे तीसरी बुक स्टार्ट हो जाती है, जिसमें चासर ये बयान करता है कि वो क्या देखता है। हाउस ऑफ फेम जो है टॉप पे बना हुआ होता है, वो राख से बना हुआ होता है। जब वो इसकी क्लोजर इंस्पेक्शन करता है तो ये जो है आइस से इसमें कुछ लिखा हुआ होता है, जो यानी कि विद द नेम ऑफ फेमस से लिखा हुआ होता है, और वो यहाँ पे नोटिस करता है दूसरे नामों को भी जो उस आइस में लिखे हुए होते हैं, और वो मेल्ट हो रहे होते हैं। क्यों मेल्ट हो रहे होते हैं? क्योंकि वो जो है हाउस ऑफ फेम के साये में नहीं होते हैं, इसलिए उनका जो है मतलब शेडो वहां पे नहीं पड़ता है, तो इसलिए वो जो है मतलब वहां से मेल्ट हो रहे होते हैं। चासर जो है पहाड़ी को चढ़ता है, चासर हाउस ऑफ फेम को देखता है और वहां पे बहुत सारे मैथोलॉजिकल म्यूजिशियन को देखता है। वो अपने म्यूजिक को परफॉर्म करता है। जब तक वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तब तक ये इनको देख रहा होता है। चासर जो है उस पैलेस को एंटर करता है, उसके अंदर चला जाता है खुद ब खुद, और वहां पे फेम को देखता है। वो डिस्क्राइब करता है उस फेम को कि उसके बहुत से ज़बानें हैं, आंखें हैं, कान हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं बोलने को, देखने को और सुनने को। ये उसके फेम के रुख हैं, ये उसके एस्पेक्ट हैं। उसके जो हैं वो पैट्रिज के जो पर हैं, मीन्स जो पैट्रिज होता है उसके पर, मीन्स इट इज अ लाइक बर्ड, तो उसके जैसे पर हैं।
उसके हील्स पे, जो रिप्रेजेंट क्या, जो स्पीड को रिप्रेजेंट करती है, जो जिससे फेम हरकत करता है। Chaucer observed fame as she meets out fame and infamy to groups of people who arrive whether or not they deserve upon it. After each of fame's judgment, the god of the north winds, Eleusis, blows one of two trumpets, clear loud, to give the petitioners fame and slender to the petitioners infamy. At one point, a man who is most likely Herostratus asks for infamy, which fame grants to him. Soon Chaucer leaves the house of fame and is taken by an unnamed man to a place where Chaucer shall his many things. In a valley outside of the house, Chaucer sees a large rapidly spinning wicker house that he guesses to be at least a mile in length. The house makes incredibly loud noises as it spins, and Chaucer remarks that if the house had stood upon the sea, I believe truly that it might easily have been heard it as far as room. तो चासर यहाँ पे फेम को ऑब्जर्व करता है, जो ही वो फेम से मिलता है और एक स्टेट ऑफ एक्सट्रीम डिसऑनर पर्सन उसको मिलता है, यानी कि एक डिसऑनर पर्सन, डिसऑनर ग्रुप ऑफ पीपल उसको मिलता है जो वहां पहुंचता है, जबकि वो डिजर्व करते हैं या वो चाहते हैं या उसको पता नहीं चलता है वहां पहुंचना। लेकिन इसके बाद होता ये है कि हर एक जो फेम की जजमेंट होती है, जो गॉड ऑफ नॉर्थ विंड होता है एलियस, वो जो है ड्रम बजाता है, मींस ढोल बजाना स्टार्ट कर देता है पिटिशनर के फेम को देने के लिए, और बोलता है कि आप जो है वो क्या करो, स्लेंडर करो। ल्यूट का मतलब होता है हमद करना, यानी कि वो ड्रम इसलिए बजाता है कि आप जो है मतलब खुदा का शुक्र बजा लाओ कि वो जो है मतलब वहां पिटिशनर फेम जो है उनको मतलब दिया गया। उसके बाद वो क्या करते हैं, स्लेंडर टू गिव द पिटिशनर्स इन फेम। तो स्लेंडर का क्या मतलब होता है, वो बोहतान लगाते हैं। किस पे बोहतान लगाते हैं? हाँ, पिटिशनर इन फेमी को, यानी कि जो वहां पे एक ग्रुप डिसऑनेस्ट ग्रुप होता है उस पे। और एक पॉइंट में एक आदमी जो इससे दिखाई देता है कि वो हेरोस्ट्रेटस है। सो हेरोस्ट्रेटस का मतलब हुआ, यानी ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो है फैला हुआ बादल की तरह दिखाई देता है। वो इनफेमी से पूछता है, यानी कि उस डिसऑनेस्ट से पूछता है विच फेम ग्रांट्स टू हिम, यानी उसको कौन सा जो है फेम दिया गया। तो इसके बाद चासर जो है हाउस ऑफ फेम से चला जाता है और उसको एक आदमी लेता है जिसका कोई नाम नहीं होता है, वो उस जगह पे लेके जाता है जहां पे वो हर चीज को सुन सकता है। वो एक वैली होती है जो हाउस के बाहर होती है। चासर वहां पे बड़े स्पेनिंग विकर को जो है वो मिलता है, यानी काटने वाले। विकर मीन्स वो डाली होती है, उनको मिल जाता है। मीन्स वो एक चरखा बना हुआ होता है, चरखे का घर बना हुआ होता है, वहां से वो मतलब वो उसको देखता है। वो गैस करता है कि ये तकरीबन 1 माइल दूर होगा, यानी हाउस ऑफ फेम से 1 माइल दूर होगा। ये होल जो है यहाँ पे मतलब बहुत बड़ी आवाजें जो है वो निकालता है जब वो काट रहा होता है।
चरखा फेर रहा होता है। चासर यहाँ पे सोचता है, वो यानी कि हाउस के ओस पे खड़ा है और चासर यहाँ पे बिलीव कर रहा होता है, यानी उसको सच्चा यकीन होता है कि ये जो है मतलब इसकी आवाज जो है वो यानी कि रूम तक सुनाई दे रही होगी। Chaucer enters the house and sees a massive crowds of people representing the separate rumors and hearsay. He spends some time listening to all he can, all the lies and all the truth, but then the crowd falls silent at the approach of an unnamed man who Chaucer believes to be of great authority. The poems end at this point, and the identity of this man remains a mystery. तो जब चासर इस घर के अंदर जाता है तो वहां पे उसको बहुत बड़ा हजूम मिल जाता है लोगों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अफवाहों को फैलाना और वो हेरेसी को भी जो है वो फैलाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अफवाहें फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। और उसने बहुत यानी कि टाइम ये मतलब सुनने में गुजारा जितना वो गुजार सकता था, जितनी वो झूठ सुन सकता था, जितने वो सच सुन सकता था। लेकिन उसके बाद जो है क्राउड एकदम से साइलेंट हो गया जो ही वो अननेम्ड जो है बगैर नाम के जो आदमी था, शख्स था, अंदर पहुंचा। तो चासर ने यकीन कर दिया कि इसके पास बहुत बड़ी ताकत है, ये अथॉरिटी वाला बंदा है। तो यहाँ से पोएम जो है वो एंड हो जाती है और इस आदमी की जो पहचान है वो एक मुअम्मा रह जाता है, वो एक मिस्ट्री रह जाती है। तो यहाँ से ये पोएम जो है खत्म हो जाती है। Next, inshallah, we will continue the next poem in the next video. Thank you very much for hearing me.